कि मंजिल का सफर तय नहीं होता शोहरत से, मंजिल का सफर तय नहीं होता शोहरत से, नए रास्तों पे चलने के लिए हौसला चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने सपने, अपने एम को निर्धारित कर लिया है तो फिर रुकिए मत, बैठिए मत, क्योंकि ये आपके हौसले और आपकी उम्मीद ही आपको आपकी जीत तक ले जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, ग्रुप डी के इस सेशन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति में आखिर हम लोग पढ़ते क्या है? क्षेत्रमिति में हम आयत, वर्ग, घन, घनाभ, प्रिज्म और ये बेलन जैसी आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें हम क्षेत्रफल, परिसीमा और आयतन जैसी चीजों को निकालते हैं। दोस्तों, क्षेत्रमिति के सवाल को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है 2D फिगर और दूसरा होता है 3D फिगर। अब ये 2D फिगर क्या है, 3D फिगर क्या है, इसे हम बारी बारी से समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां एक ड्रॉ किया, मैं यहां एक ड्रॉ करता हूं आयत, ठीक है, ये आपको देख के पता चल गया होगा कि आयत है। चलिए, मैं एक और इस डस्टर को मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं। मैंने यहां पर एक डस्टर ड्रॉ किया। अब बताइए, ये तो हमारा डस्टर है और ये है हमारा आयत, लेकिन दोनों को देखने में हमें वही पता चलता है कि दोनों ही आयत दिखते हैं। यानी कि 2D फिगर को हम अपने बोर्ड पे, अपने स्क्रीन पे उतार सकते हैं, पर 3D फिगर को हम अपने बोर्ड या स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, क्योंकि देखिए ये देखने में हमें आयत लगता है पर इसे हम इसके ऊपर नहीं उतार सकते। इसे बल्कि हम अनुभूति कर लेते हैं या हम सांकेतिक मान लेते हैं। जैसे कि मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखिए, ये है हमारा त्रिभुज, ये है हमारा वर्ग, ये है हमारा आयत और ये हमारा सर्कल यानी कि वृत्त। अब हम इसी से देखिए एक एक हम 3D फिगर को बनाते जाएंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया प्रिज्म। क्या हो गया? प्रिज्म। और फिर हम आयत, ये वर्ग से क्यूब बनाएंगे यानी कि घन, तो ये हमारा घन बन गया। इस आयत से हम बनाएंगे घनाभ, और इस सर्कल से हम बनाएंगे गोला। अब देखिए, इसमें दोस्तों थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि ये 2D है, ये 3D है, ये 2D है, ये 3D है, ये 2D है, ये 3D है। मगर अब बताइए कि ये वृत्त है और ये गोला है। इसे मैं लिख देता हूं अंदर, ये है वृत्त और ये है गोला। अब इन दोनों में आपको कोई अंतर दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वृत्त को तो हम स्क्रीन पे उतार सकते हैं पर गोला को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। इसी से हमको पता चलता है कि 2D फिगर जो होता है उसे हम अपने बोर्ड पे लिख सकते हैं, पर 3D फिगर को हम उसको एज इट इज हम अपने बोर्ड पे नहीं उतार सकते। यही इन दोनों में अंतर है। तो हम धीरे धीरे इनके फॉर्मूलाज को और इनके सवालों को हम देखते हुए चलते हैं और एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यदि परिमाप 78 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक आयत है। मैं क्षेत्रमिति को आपको फिगर के साथ साथ बताते चलूंगा ताकि आपको समझ में भी आए। ये हमारा एक आयत है। इस आयत का जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुना है, यानी कि चौड़ाई को अगर x मान लें तो लंबाई हमारा 2x हो जाएगा। इसका परिमाप हमको कितना दिया हुआ है? 78। और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप। चलिए हम फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं फॉर्मूला समझा ही देता हूं। परिमाप कहते किसको है? अगर हम इसके बॉर्डर्स को देखें तो ये किसी भी चीज का जो बॉर्डर होता है वो परिमाप, परिसीमा कहलाता है। और अगर हम वृत्त का बॉर्डर निकालेंगे तो ये हमारा परिधि कहलाता है। इसको हम परिसीमा, परिमाप भी बोल सकते हैं, लेकिन परिधि ज्यादा तौर पर इसे कहा जाता है। तो चलिए, अभी वृत्त के बारे में तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं,
हम आते हैं इसके ऊपर। अब देखिए ये जब आयत का ये वाला भुजा x है तो ये वाला भुजा भी x होगा और ये वाला भुजा 2x होगा क्योंकि ये 2x है। आयत की परिभाषा ही यही होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए अब परिसीमा क्या निकाला था इसका, बॉर्डर क्या है x प्लस में 2x प्लस में x फिर प्लस में 2x। इसको जब हम जोड़ेंगे, मैं यहां लिख देता हूं x प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2x, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, एक ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया, यानी कि x प्लस में 2x और यहां पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई और इसको 2 से गुना कर देते हैं, यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो इसे हम पहले यहां मिटा देते हैं। अब हम इसके ऊपर ही इस चीज को रख देंगे, जैसे कि यहां पे बोला है 2 और लंबाई कितना दिया हुआ है हमारा 2x और प्लस में चौड़ाई x है, यानी कि ये 3x हो गया और सब बाहर निकला तो ये 6x हो गया। ठीक है, तो परिमाप कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। हम x को बाहर निकालेंगे तो 6 से भाग देना पड़ेगा, कम 6 और 6 तिहाई 18, x का वैल्यू हमारा आ गया 13, यानी कि ये 13 होगा और ये हमारा होगा 13 दूनी के 26। बात आ गई समझ में। अब हमसे पूछा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने का मतलब होता है इसके अंदर का भाग। परिसीमा यानी कि बॉर्डर था और क्षेत्रफल यानी कि अंदर का भाग। तो जब अंदर का भाग निकालते हैं तो ऐसे आप समझिए कि ये लंबाई जितनी बार होगी उतने बार तो इस लंबाई को काउंट करेंगे और ये जो चौड़ाई होगी ये चौड़ाई को भी उतनी बार काउंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि लंबाई गुने में चौड़ाई। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा 26 इंटू में 13 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 338। अब देखिए इसको हम और आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में यूनिट डिजिट के ऊपर समझाया है आपको। तो आप क्या कीजिएगा 6 तिहाई 18, यानी कि जिस ऑप्शन में लास्ट में 8 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये मीटर और स्क्वायर में। अब एक चीज और याद रखिएगा आप लोग कि अगर जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये वर्ग यानी कि पावर में 2 रहता है और जब भी हम आयतन निकालते हैं आयतन तो हमारा घन यानी कि पावर में 3 रहता है। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में रखिएगा। कभी कभी क्या करता है ऑप्शन में आपको एक ही तरीके का आंसर दे देगा और एक में आपका पावर 2 लगा देगा, एक में 3 लगा देगा। आप गलती से 3 मत लगाइएगा क्योंकि वहां पे क्षेत्रफल पूछा गया होगा और अगर आयतन पूछा गया होगा तब आप 3 लगा सकते हैं, वहां पे पावर में 3 दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा वृत्त से है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिसकी त्रिज्या 15 और 8 सेंटीमीटर है। हम एक वृत्त बना लेते हैं। हमने एक ये वृत्त बना लिया, ये हमारा r होता है और अगर हम इसी r को आगे की तरफ बढ़ा दें यानी कि ये व्यास हो गया तो इसे हम d से डिनोट करते हैं और अगर ये हमारा और ये केंद्र होता है और ये केंद्र होता है और यहां से अगर हमने एक और लाइन खींच दिया तो ये हमारा त्रिज्या खंड कहलाएगा और यहां अगर हमने एक लाइन खींच दिया तो ये हमारा चाप कहलाएगा। तो हमें अभी क्या करना है, ये दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को हमको सम कर लेना है। तो पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर, ये आर है आपका, इस आर का स्क्वायर हो जाएगा और पाई का वैल्यू होता है आपका, पाई इक्वल टू होता है 22/7। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को हम लोग सम कर लेंगे, यानी कि एक हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे एक ले लिया हमने पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब हमें पाई कॉमन मिल गया तो हमने पाई को कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। अब हमें पाई और यहाँ पर 15 का स्क्वायर प्लस में एक है 8 का स्क्वायर, यानी कि पाई और ये हमारा हो गया 225 प्लस में 64 और इसको हम कर लेंगे सम तो हमारा आ जाएगा पाई और ये अब यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, हाँ ये हो जाएगा आपका 9 और ये 8 और ये 289। पाई 289 आपका क्या निकला, ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकला।
ठीक है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकला, इसको हम किस में लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल है तो हम लोग क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। अब हमें पता है कि अब जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल भी यही है, तो हम बड़े वृत्त को अगर लिखेंगे पाई आर और यहाँ पे एक डैश देके हम लिख लेते हैं स्क्वायर, बराबर में हमें क्या लिखना है, यही लिखना है 289 और ये पाई, ठीक है, यही आएगा हमारा। तो देखिए पाई से पाई कट गया, आर का स्क्वायर है तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर में कितना हो जाएगा, इसके ऊपर में अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 289 अंडर रूट, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये हमारा क्या निकलेगा, अब देखिए या ये तो 3 का स्क्वायर तितरी के 9 होता है, और या तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 49 होता है, यानी कि 9 लास्ट में आया, तो इन दोनों में से ही ये होगा। 5 का हो नहीं सकता क्योंकि 50-25 होता है, यानी कि लास्ट में 5 आना चाहिए था, और 4 का हो नहीं सकता क्योंकि 4 16 होता है। तो इस तरीके से हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमें 13 का याद है कि 169 होता है, क्योंकि अमूमन 13 तक तो याद ही होते हैं सबको, बल्कि इसके हमको आगे भी याद रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमको पता ऐसे ही चला गया कि ये क्या है, 17 का ही आंसर है, यानी कि 17 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसे भी आप लोग उतार लीजिए और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ, ये तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगर वृत्त का परिमाप निकालना हो यानी कि परिधि, तो इसके परिधि का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैंने ये भी बता दिया, आप दोनों को याद रख लीजिएगा और उतार लीजिए इसे। हमारा अगला सवाल एक त्रिभुज से है। अब त्रिभुज को हम देखें तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को अगर कोण के आधार पर बांटा जाए तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण और एक समकोण। और त्रिभुज को अगर भुजाओं के आधार पर बांटा जाए तो भी ये 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। तो मैं त्रिभुज के बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं इस सवाल पे आता हूं। ये सवाल कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का ऊंचाई से अनुपात 3:4 है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आधार में आधार और ऊंचाई दोनों ही दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को हमने ये कंसीडर किया कि ये समकोण त्रिभुज होगा, इसका आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बना। अब देखिए ये हमारा बता रहा है कि आधार का ऊंचाई से, आधार हमारा 3x है और ऊंचाई हमारा 4x है, ठीक है। और हमें पूछा है कि इसके आधार की लंबाई, मतलब कि इसके ज्ञात करना है अगर इसका क्षेत्रफल 150 है। तो समकोण त्रिभुज का हम लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू में आधार गुने में ऊंचाई। ये एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और हमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 150 ही लिख दीजिए। और यहाँ 1/2 आधार कितना है, 3x इंटू में 4x। अब जो जो कटता है काट देंगे, यानी कि ये देखिए 3 से कट गया, ये कितने बार में, 3 × 5 = 15 और 0 50 बार में गया, ठीक है। 4 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, ये 25 बार में गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, यानी कि ये हमारा बच गया यहाँ पे ये x और ये x, यानी कि x का स्क्वायर बराबर में 25। तो x बराबर में कितना आएगा, 5, यानी कि ये जो 3x है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 गुने में 5 यानी कि 15, और यही हमारा सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसे भी उतार लीजिए। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 मीटर स्क्वायर है। यदि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 फिगर को एक साथ कंबाइन करके फिर से बोला गया है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना है, हम लिख लेंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल जो कि हमें दिया हुआ है 121, वर्ग बना लेते हैं। यहाँ हमने एक वर्ग बना लिया, इस वर्ग के अंदर जो ये भाग है यही इसका क्षेत्रफल निकलता है, यानी कि मैंने बोला है इसका इंटू इसका, तब जाके ये क्षेत्रफल निकलता है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि भुजा का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर 121
तो ये भुजा बराबर कितना निकलेगा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटा तो यहाँ से भी इसका अंडर रूट में चढ़ा के कर देंगे तो ये हमारा 11 आ जाएगा, यानी कि 11 का स्क्वायर था ये। तो अब हमें पता चल गया कि ये भुजा जो है वो 11 है। तो देखिए ये 11, ये 11, ये 11, 11, यानी कि चारों का गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसकी परिसीमा मिल जाएगी, यानी कि वर्ग की परिसीमा बराबर भुजा गुने में 4। तो हमें क्या निकल गया, 4 गुने में 11 यानी कि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, परिसीमा के ऊपर कोई भी पावर नहीं चढ़ता। तो ये हमें कितना पता चल गया, ये हमारा हो गया 44 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि इसके वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर ये वृत्त की परिधि भी इसी के बराबर हो, यानी कि कोई एक वृत्त है और इसकी परिधि यानी कि इसकी भी परिसीमा जिसको परिधि हम बोलते हैं वो हमारा 44 ही है। तो वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है 2 पाई r। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू में 22/7 और r हमें बताना है तो r वैसे ही रह जाएगा। वृत्त की परिधि हमें कितना बता दिया, 44। जो कटता है काट देते हैं। ये देखिए 22 दूनी के 44 होगा, इस दोनों से ये 44 पूरा का पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा और ये 7 इधर आएगा तो ये हमारा r बराबर कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और यही इस सवाल का आंसर होगा। आप लोग इसे भी उतार लीजिए। और ये r जो है वो हमारा ये केंद्र से इसके बॉर्डर तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, यानी कि अर्धव्यास। चलिए दोस्तों अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल हमारे 3D फिगर से है, जो कि है 2 सेंटीमीटर व्यास के धातु के गोलाकार गेंदों को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है। आवश्यक न्यूनतम गेंदों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए ये एक गोलाकार गेंद है तो आप बोलेंगे कि ये तो वृत्त है। ठीक है, तो हम 3D फिगर को हम बोर्ड पे नहीं उतार सकते, 3D फिगर को हमको फिल करना होगा। ठीक है, और हमें एक बोल दिया है कि एक क्या है, बेलनाकार बर्तन में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बेलनाकार बर्तन भी हो गया। ठीक है, इसके आधार जो होगा ये एक वृत्त होगा और यहां से यहां तक की r कहलाता है और यहां से यहां तक की दूरी ये h कहलाता है। ठीक है, यानी कि हाइट कहलाता है और यहां से ये भी दूरी क्या होती है, r कहलाती है। हम सवाल पे आते हैं कि 2 सेंटीमीटर व्यास के धातु के गोलाकार गेंदों, मतलब कि ये जो गोलाकार गेंद है इसका हमको क्या निकालना होगा। अच्छा देखिए अब क्या होता है, सवाल में जब भी हमको किसी चीज को पिघलाकर दूसरे चीज में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए बर्फ को पिघलाकर आपने पानी में बदला तो ये क्या होता है, जितना बर्फ होगा उसका पानी बनेगा और फिर पानी को जब हम जमा देंगे तो वो बर्फ में बन जाएगा। तो इसका मतलब वो जो आयतन है उसी आयतन को हम लोग यहाँ पर भी पिघलाकर बनाते हैं। तो हमें आयतन निकालना होगा। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये r है, इसका r को हमको क्यूब कर देना है और क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो क्यूब होगा। अब हम आते हैं बेलनाकार यानी कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। और ये बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब अगर हम बेलन का निकालें, प्रिज्म का निकालें, किसी शंकु का निकालें, किसी घनाभ का निकालें, घन का निकालें, तो इस सब चीज का आयतन का एक ही फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब आप कहिएगा कि हमने तो अलग अलग फॉर्मूला पढ़ रखा है, आपने सारे फॉर्मूलाज में यही आपने इंक्लूड किया होगा। जैसे आधार का क्षेत्रफल, अब इसका आधार का क्षेत्रफल क्या है, इसका आधार है गोलाकार यानी कि वृत्त, और वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल गुने में ऊंचाई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ये इसका हो गया, और ऊंचाई आपका h, पाई r स्क्वायर h आपने पढ़ा होगा। अगर आप घन का देखिएगा तो घन का क्या हो जाता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार आपका वर्ग होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है, a स्क्वायर। ठीक है, और ऊंचाई आपका भी a है तो a का क्यूब हो जाता है वर्ग का आयतन।
ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूला पे ये सब बना लेते हैं। तो हमें लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि इसका पूरा व्यास ही दिया हुआ है, यहां से यहां तक का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो हमारा ये अर्धव्यास कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। तो अब हम लिख लेते हैं, क्या होगा कि पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें हमको मालूम नहीं है कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x के साथ, ठीक है। और यहां हम लिख लेते हैं इसका आधार का ये पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हम इसको आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। ये हमारा x और ये हो जाएगा इंटू बाई 4/3 पाई, तो पाई वैसे ही रह जाएगा। r हमारा 1 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब बराबर में पाई, और r हमारा यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी 6 का स्क्वायर इंटू में ऊंचाई 5, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे, देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब हमें क्या होगा, मिल गया 4x बटा में 3, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही का वही रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा 36 गुना में 5, तो अब 4 से फिर जा रहा है, 4 9 36, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हमारा 3 इधर भाग में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 9 3 27 और 27 5 इसको निकाल देना है, यानी कि ये आपका आ जाएगा 135, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसे भी उतार लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 1 x सेंटीमीटर को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा के घन में ढाला जाता है, तो x का मान क्या है। यानी कि अब हमें फिर इसको पिघलाकर और एक दूसरे घन में बदलना है, यानी कि हमें आयतन ही निकालना होगा। और घन के आयतन का फॉर्मूला, घन यानी कि ये हो गया 1 वर्ग, और इसी वर्ग से, जैसे आपने लूडो छक्का देखा है, जिसको लूडो छक्का हम लोग बोल देते हैं, ये इधर 4 5 होते हैं, उधर 5 होते हैं, इस तरीके का, तो ये क्या हो जाता है, हमारा घन हो गया। अब देखिए ये घन में क्या बोला है, घन का आयतन, जो कि मैंने बताया घन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और इसका आधार का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, और ऊंचाई आपका फिर a ही हो जाएगा, यानी कि हम सीधे ही लिख लेंगे a का क्यूब, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें 3 घनों का आयतन निकालकर और उसे एक घन में बदलना है। तो हम यहाँ कर लेंगे, देखिए 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में x का क्यूब, और ये जाके हमको मिलेगा 6 का क्यूब, ठीक है। तो ये 3 का क्यूब कितना हो गया, 3 के 9 9 27, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, प्लस में x का क्यूब बराबर ये हमारा आ जाएगा 216, ठीक है। अब हमें इसे जोड़ देना है और इसमें से इसको घटा देना है। तो ये देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 7 4 11 का 1 हाथ में चाहे 1, 6 3 9, ये 91 आया, प्लस में x का क्यूब बराबर 216, x का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 216 माइनस में 91, यानी कि ये आ गया 5, और यहाँ 11 में से 2 गया, सॉरी 9 गया तो 2 बचा, और यहाँ 1, यानी कि x का क्यूब इक्वल टू 125 आया। यानी कि x जब निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसे भी उतार लीजिए। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि 2 गोले का आयतन 8:343 के अनुपात में है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चूंकि हम आयतन जानते हैं, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये गोला है और इसके आयतन का फॉर्मूला, यानी कि इसके अंदर कितना मटेरियल है इस पूरे गोले के अंदर में, तो वो हमारा हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन निकल गया। और हमें एक और इसमें बोला है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर के बाहर का जो कवर है वो प्लास्टिक का है, और इस प्लास्टिक के कवर को ही हम क्या बोलेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये इसके अंदर नहीं भरा हुआ है प्लास्टिक, सिर्फ इसके बाहर से है। तो उसी तरीके से ये जो गोला है, इस गोले के बाहर का जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैं लिख देता हूं यहां पे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ये हमारा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। अब हमें बताना है कि इसके आयतन जो है वो 8 अनुपात में 343 के अनुपात में है। तो आयतन हमें मालूम है 4/3, उसके बाद पाई, एक हमने कैपिटल आर ले लिया और यहाँ पे क्यूब होगा, बटा में एक हमने ले लिया 4/3 पाई और एक स्मॉल आर बटा में स्मॉल आर और फिर क्यूब इक्वल टू हमें दिया हुआ है 8/343। अब हम जो जो कटेगा काट देंगे। देखिए 4/3 से ये 4/3 गया, पाई से ये पाई गया, यानी कि ऊपर हमें मिल गया आर कैपिटल आर का क्यूब और नीचे मिल गया आर का क्यूब स्मॉल आर का क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा 8/343। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा, देखिए ये किसका क्यूब है, ये है हमारा 2 का क्यूब, यानी कि कैपिटल आर बटा में स्मॉल आर, ये हमें 2 का मिलेगा और ये हमें 7 का क्यूब है, तो हम 7 का यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कि कैपिटल आर हमें निकल गया कितना 2 और स्मॉल आर हमें निकल गया 7। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसका हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्या होता है कि हमारा हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर और बटा में 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये 4 पाई कट गया, बच गया हमारा कैपिटल आर का स्क्वायर और स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर हमारा क्या है 2 है, तो हम 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, और स्मॉल आर हमारा 7 है तो हम 7 का स्क्वायर लिख लेंगे, यानी कि ये 4/49 आ जाएगा, जो कि हमारा 4:49 यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूलाज है, ये आयतन का फॉर्मूला है और ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए आप लोग। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि भूमि के एक त्रिकोणीय टुकड़े की लागत जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर को समतल करने की लागत 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से होंगी, तो ये इसका कितना रुपया लग जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं। पहले तो हमें बोल दिया है कि एक त्रिभुज है, ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, इसका बोल दिया कि कितना है, ये एक 72 है, एक 30 है और एक 78 है। अगर हम इसको काटते हैं यानी कि छोटा करते हैं तो ये हमारा कितना कटेगा, देखिए ये 6 से कटा, 6 से ये 6 एकम 6, 6 दूनी के 12, 6 पचे 30 और ये 6 एकम 6 और 6 तियां 18, यानी कि 12 5 और 13 में कटा। और ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट हमारे समकोण त्रिभुज के, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज के कुछ फिक्स डिजिट होते हैं, जैसे कि अगर ये 3 है, ये 4 है तो ये 5 ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये आपका 13 ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट कहलाते हैं। ये ट्रिपलेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, और ये ट्रिपलेट आपको बस कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद करने होंगे। इससे हमें यही फायदा होता है कि हम पहचान पाते हैं कि ये त्रिभुज का जो साइड्स दिया हुआ है ये क्या समकोण त्रिभुज है या फिर नहीं है। और समकोण त्रिभुज तो हमें क्या पता चला कि ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 72, यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ लिखेंगे 78, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर हम देख लेंगे कि 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसे कितने रुपए लगेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मालूम ही है, मैंने पहले बता दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार का आधार इंटू में ऊंचाई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, आधार हमें दिया हुआ है 30 और ऊंचाई हमारा 72 है, और 20 पैसे के रेट से ये लगेगा, तो हम 20 पैसे को रुपए में बदल लेंगे बटा में 100 करके। ठीक है, और इसी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से काट दिए, 2 से गया ये 15 बार में। ठीक है, और ये 1 0 से 1 0 कटा, और उसके बाद फिर ये 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से ये कट गया, यानी कि 72 तियां जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आएगा हमारा 6 और 7 तियां 21, यानी कि 216, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, ये 216 रुपए आएंगे, इसको आप उतार लीजिए। हमारा अगला सवाल एक चतुर्भुज से है कि एक समानांतर चतुर्भुज PQRS में जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, एक विकर्ण इसका 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो दूसरे विकर्ण की अनुमानित लंबाई क्या हो सकती है। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज कहते हैं किसको है, ये भुजा बराबर, ये भुजा भी बराबर, तो ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज हो गया। इसका दिया हुआ है एक भुजा 8 और एक 12, यानी कि ये भी 8 होगा और ये 12 होगा।
तो इसमें हमें पूछा है कि एक इसका विकर्ण दिया हुआ है, कोई ये विकर्ण आप मान लीजिए कि ये दिया हुआ है हमें 10, ठीक है, हमें ये विकर्ण फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इस विकर्ण का दिया है, हमें ये विकर्ण भी दिया हो सकता है, हम नहीं जानते हैं, हमने एक को मान लिया कि 10 दिया हुआ है। अब इसका हमें कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, इसका बहुत ही आसान सा चीज मैं बता देता हूं आपको। देखिए दोनों विकर्णों को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, इनका स्क्वायर करके, यानी कि हम विकर्ण को लिख लेते हैं d का स्क्वायर प्लस में d डैश इसका स्क्वायर इक्वल टू 2, और हम इसे a मान लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। इसी पे हम इसको बना लेंगे, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे d हमें कितना दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर प्लस में d डैश स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये हमारा हो जाएगा a 8 का स्क्वायर प्लस में b है हमारा 12 का स्क्वायर। अब इसे हम कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस में d डैश स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये हमें 64 प्लस में 144 हो जाएगा। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इनटू में कर लेता हूँ, 4 4 8, और यहाँ पे 14 और 6 हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा 416 आ जाएगा, और यहाँ पे हमें आ रहा है क्या, 100 प्लस में d डैश स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हमारा आ जाएगा। अब हम इस यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ d डैश स्क्वायर कर लिए, 100 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में बदल जाएगा, तो हमने 100 माइनस कर लिया, क्या मिला 316 यानी कि 316, और ये हमारे स्क्वायर में है तो हमें d डैश का क्या निकलेगा, हमें इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना होगा, जो कि हमें 17.8 के लगभग में आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे आप लोग उतार लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एक रोम्बस से है कि एक चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले मैं समचतुर्भुज बना लेता हूं, यानी कि ये एक रोम्बस होता है, ये एक वर्ग की तरह ही दिखेगा, लेकिन इसकी भुजाओं का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो अभी मैंने एक रोम्बस बना लिया, ठीक है। इसके जो है प्रत्येक भुजा 5 मीटर के हैं, यानी कि ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इसका एक विकर्ण जो है वो विकर्ण आपका 2.8 का है, ठीक है, और ये दूसरा विकर्ण हो गया। अब देखिए ये अपने विकर्ण पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो यानी कि अगर हम इसको 2.8 माने तो ये हमारा 1.4 और 1.4 आएगा। हमें फाइंड करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए हम पहले क्या निकाल लेंगे, हम इस विकर्ण की लंबाई भी निकाल लेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, मैं लिख देता हूं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 d1 इंटू में d2, यानी कि d से आप समझ गए होंगे कि विकर्ण होता है, तो पहला विकर्ण इंटू में दूसरा विकर्ण, और यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम दूसरा, ये जो दूसरा d2 है यानी कि दूसरा विकर्ण है, इसे भी हम लोग निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये 90 डिग्री का हो गया, ये 5 और ये 1.4, तो इसका मतलब ये समकोण में हमको निकालना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस फार्मूला मैं लिख देता हूं, ये होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आधार कितना है हमें मालूम नहीं, हमें आधार ही निकालना है, तो आधार का स्क्वायर हमने वैसे ही लिख दिया, प्लस में लंब कितना है 1.4 का स्क्वायर है, और यहाँ कर्ण कितना है हमें 5 का स्क्वायर है। तो हमें आधार का स्क्वायर क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, माइनस में 1.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1.96। इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 24.08, ठीक है, ये हमें मिलेगा इसमें से जब हम घटाएंगे तो। अब देखिए अब ये हमें आधार का स्क्वायर मिला है, कितना मिला है, आधार का ये स्क्वायर मिला है। हमें अगर आधार पता करना हो तो हम इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे, और जब हम इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो ये हमें मिलेगा
4.8 का, तो ये हमें आधार का मिल गया, यानी कि ये हमारा 4.8 है, तो ये भी हमारा 4.8 होगा। अब दोनों का हम जब D2 निकालेंगे, यानी कि D2, तो हमें क्या पता चलेगा, ये दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 2 इंटू में 4.8 और ये हमारा हो जाएगा 9.6, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। अब हमें दोनों मिल गया, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, दोनों विकर्ण। तो हम क्या लिख लेंगे, इसका क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ क्षेत्रफल लिख देता हूँ 1/2, D1 कितना है हमारा, D1 है 2.8 और D2 कितना है हमारा 9.6। अब हम इसी से कर लेंगे, 2 से काट दिए, 1.4 में कटा, और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13.44 मीटर का स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी कि रोम्बस का, वो ये रहा और इसी पे ये बनेगा। हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला भी ये रहा। मैं एक एक फॉर्मूला आपको बीच बीच में बताते जा रहा हूं, आप इसको उतार लीजिए। हमारा अगला सवाल जितना बड़ा है, ये उसका आंसर उतना ही जल्दी निकलने वाला है। देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि मान लें कि 3 बिंदुएं हैं, जो कि ए ब्रैकेट में 0,-1, बी 0,3 और सी जो है वो 2,1 है। आप सवाल पढ़ लीजिए और मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक त्रिभुज है, ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, इस त्रिभुज को यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0,-1, यहाँ जो बी के पास जो दिया हुआ है 0,3 और यहाँ जो दिया हुआ है ये है 2,1। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु, यानी कि ये इस भुजा का मध्य बिंदु ये और ये, इस मध्य बिंदु से एक और त्रिभुज बनाया गया जिसका नाम है डी, ई और एफ। अब आपसे पूछा है कि अगर ये त्रिभुज डी, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ये 1/x के फॉर्मेट में है, तो आपको बताना है कि x बराबर क्या होगा। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया गया है। अब देखिए, अगर आपने ये त्रिभुज यहाँ देख लिया, ये त्रिभुज आपको इस तरीके का बना, ठीक है, और इस त्रिभुज में ये आपने बना लिया है एक और बीच में त्रिभुज। अब यहाँ आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3 4। इस 4 त्रिभुज में आपका त्रिभुज ये रहा, इसी को आपको बताना था। ठीक है, तो इस पूरे त्रिभुज में इसको हमने त्रिभुज ये पूरे को 1 ले लिया है, तो ये हमारा क्या होगा, इस पूरे का चौथा भाग, यानी कि 1/, यहां पे हमें क्या आना चाहिए था, यानी कि यहां पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 1/4, यानी कि x का वैल्यू हमारा 4 मिलेगा, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये पूरा त्रिभुज है, इसका आपका क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आपका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे क्षेत्रफल का 1/4 होगा। ठीक है, इसी से आप निकाल लेंगे। हमारा अगला सवाल है कि एक त्रिभुज का आधार समानांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां भाग है और दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, एक हमारा ये त्रिभुज है और दूसरा है हमारा समानांतर चतुर्भुज। अब हमें बता दिया है कि इसके आधार का जो है, ये दोनों का आधार क्या है, ये त्रिभुज का आधार समानांतर चतुर्भुज के 5वां भाग है, यानी कि अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 5 होगा। बात आ गया समझ में, ये अगर 1 होगा तो ये 5 होगा, क्योंकि ये इसके 5वें भाग में है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। हमें दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर लेना है। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने में ऊंचाई इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने में ऊंचाई, आधार गुने में ऊंचाई, ऊंचाई हमारा ये है। ठीक है, अब हम इसको लिख लेंगे, जो जो चीजें हमें पता चल रही हैं। 1/2 है, आधार हमें दिया नहीं है, हमने आधार को 1 मान लिया, तो इसका आधार 1 हो गया, और ऊंचाई हमें मालूम नहीं, तो हम इसका ऊंचाई वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ आधार हमने 5 मान लिया है और ऊंचाई हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, अब हमें ये ऊंचाई, इसका ऊंचाई, यानी कि ये त्रिभुज का ऊंचाई है, तो हम त्रिभुज आगे कर बना देते हैं और यहाँ पे हम चतुर्भुज बना देते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई पटा में चतुर्भुज की ऊंचाई, और ये हमारा हो जाएगा 5,
और ये 2 ऊपर ही चला जाएगा यानी 2 में, और यहाँ 1 1 मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया 10:1, और यही इस सवाल का आंसर होगा। इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, उतार लीजिए इसे भी। अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 23 मीटर भुजा के एक वर्ग में पार्क की केंद्र से 3 मीटर चौड़ा 2 मार्ग बनाए जाते हैं, तब मार्ग पर 1 रुपये प्रति डेसीमीटर की दर से बजरी बिछाने की कुल लागत क्या है। अब देखिए, ये हमने मान लिया कि ये एक हमारा पार्क है, ठीक है, और इस पार्क के बीचों बीच 3 मीटर चौड़े रास्ते बनाए गए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि पहले तो हम निकाल लेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, और तब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 रुपये प्रति डेसीमीटर से, तो हमें कुल लागत प्राप्त होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए हमें क्या पता चला कि ये जो है ये कितना है 3 मीटर का चौड़ा है, और ये कितना है, ये हमारा 23 मीटर है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये भी हमारा 3 मीटर होगा और ये पूरा ही हमारा 23 मीटर होगा। तो हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, और रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ये 3, और इसका भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 इंटू में 23। ये देखिए, ये एक रास्ते का क्षेत्रफल निकला और इसको हमने 2 रास्ते का क्षेत्रफल बना दिया, ठीक है। अब ये अगर जो क्षेत्रफल हमारा निकलेगा, तो देखिए ये रास्ता तो पूरा बन गया, उसके बाद फिर ये रास्ता बन गया, तो ये जगह को हम 2 बार कवर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका 1 बार का कवर जो कर रहे हैं उसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी कि यहाँ से माइनस क्या होगा, हमारा माइनस होगा 3 का स्क्वायर, यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब जो हमारा आएगा वो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। हम लिख लेते हैं 2 इंटू में ये हमारा, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 3 के 9 और 3 दूनी के 6, 69, और ये हमारा हो जाएगा माइनस में 9। तो हम इसको कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9 का 9 18 और 6 का 6 12, 12 1 13, 138 से हम 9 को माइनस कर लेंगे तो हमें मिलेगा 129। ये हमारा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल आया, किसका आया, ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल आया। अगर हम इसे 1 रुपीज डेसीमीटर पर डेसीमीटर स्क्वायर से हम लोग ये करते हैं, तो पहले हम इस मीटर को डेसीमीटर में बदल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 129 और 00, ये हमारा डेसीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब डेसीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 1 रुपये के प्रति दर से है ना, तो 1 रुपये से जब हम इसको खर्च को हम करेंगे, खर्च का मल्टीप्लाई करेंगे 12900 में इंटू में 1, तो ये हमारा 12900, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसके ऊंचाई के 5/9 भाग के बराबर है और एक गोले का आयतन बराबर है, तो शंकु गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, हमें क्या बताया गया है, हमें दिया गया है r जो है वो 5/9 है, किसका, तो हाइट का, ठीक है। तो यानी कि हाइट हमारा क्या निकलेगा, ये 9 ऊपर चला गया, यानी कि 9/5 r का। तो हाइट हमें पता चल गया कि इतना है, ठीक है। हमें r दिया गया था, हमने क्या निकाल लिया, हाइट निकाल लिया। अब हम आते हैं कि दोनों का आयतन क्या है, किसका आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। अब शंकु का जो आयतन होगा, यानी शंकु क्या होता है, इसका आधार और ये आपका जैसे बर्थडे वाला टोपी होता है ना, बस वही, ये हो गया हमारा शंकु, और हमारा गोला तो आप लोग जानते ही हैं, गोला, ठीक है। तो हम आयतन के बारे में कर लेते हैं। आयतन हमारा शंकु का आयतन होता है 1/3। अब देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, यानी कि ये पाई r और उसके बाद h, इसमें भी यही होता है पाई r स्क्वायर h। लेकिन ये देख रहे हैं इसका कुछ भाग कम है, तो ये कितना कम है, ये है 1/3। तो हम क्या कर लेंगे, 1/3 पाई r 1/3 पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3
और यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई आर क्यूब। ठीक है, ये आपके दोनों का आयतन हो गया। अब इस आयतन पे हम सवाल बना देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 3 कट गया, दोनों नीचे नीचे था, पाई कट गया। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, किसी एक के आर को हम कैपिटल में ले लेते हैं, तो हम इसके आर को हमने कैपिटल में बदल दिया। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन किसका रेडियस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए, तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं आर स्क्वायर इंटू में एच कितना दिया हुआ है 9r बटा में 5 इक्वल टू यहाँ हमें 4 और हमारा आर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकाल देना है कि इसका रेडियस अब हमें इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए देखिए ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब हो गया। ठीक है, और ये आर यहाँ पे नीचे आ गया, आर क्यूब। यहाँ पे 4 है तो 4 वैसे ही रहने देंगे। ये 5 ऊपर चला जाएगा यानी कि 5 और यहाँ पे 9, तो ये हमें आ जाएगा 20 बटा में 9। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में कुछ इससे मिलता जुलता है ही नहीं। यहीं पर इस क्वेश्चन के लेवल को इन्होंने टफ करके रखा है। कहाँ टफ किया है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ऊपर भी गुना 3 से, नीचे भी गुना 3 से। अब ये आ गया 60 बटा में 27, और जब हम इसका r बटा में r निकालेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा हमारा √60 और नीचे वाला हो जाएगा हमारा 3, जो कि इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को टफ किया जाता है। बहुत आसान सा सवाल है, आप इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। वो है कि 1.8 मीटर लंबे, 1.5 मीटर चौड़े और 1.2 मीटर ऊंचे लकड़ी के खांचे में, मतलब एक लकड़ी का बॉक्स बनाया गया जिसका यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। और इसमें क्या किया गया है कि लोहे के घनों को भरा जाता है, मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो कि घन आकार में है, यानी कि लूडो का जो पासा होता है उस आकार में है, और उसको क्या है उसमें डाला गया है। इस लोहे के टुकड़ों की जो चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर है। तो हमें पता करना है कि उसमें कितने लोहे के घन आ सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले कर लेते हैं। अब देखिए घन का क्षेत्र मैंने पहले ही बता रखा है, घन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और इसमें सभी बराबर होते हैं। तो घन का हमारा क्या हो जाएगा 1.8 इंटू में 1.5 इंटू में 1.2, ये बड़ा वाला बॉक्स हो गया। अब इसमें छोटे वाले जितने भी आएंगे उससे हम भाग दे देंगे, यानी कि 6 इंटू में 6 इंटू में 6। अब देखिए ये मीटर में है, ठीक है, ये सभी मीटर में है और ये हमारा सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबको एक में बदल लेंगे, यानी कि हमने कर लिया 180 और इंटू में 150 इंटू में 120 और नीचे हमारा 6 इंटू में 6 इंटू में 6। 6 से ये गया, 6 दूनी के 12, 0 20। ठीक है, 6 से ये गया, 6 तिया 18, ये कट गया। अब देखिए इसको अगर 2 से काटेंगे तो 10 बार में गया, तो ये 3 हो गया, और इस 3 से काटेंगे तो ये 10 बार में गया, यानी कि टोटल आपका आएगा 150 और 1 0 2 0, यानी कि 15,000 यही हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कोई ज़्यादा टफ सवाल है नहीं, बस मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए इस सवाल को ले रखा है, जो कि है यदि एक असमांतर भुजा यानी ABCD जो है, इसकी मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक असमानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और ये असमानांतर चतुर्भुज जो है कि ABCD है, ABC और D। इसमें 2 बिंदुएं ली गई जिनका नाम क्या है, E और F। ठीक है, अब हमसे बोला है कि ये EF की जो है लंबाई क्या है। तो जब हम EF की लंबाई निकालते हैं तो 1/2 करते हैं, किसका, इसका आधा, यानी कि AB का आधा, और फिर प्लस में CD का आधा, यानी इस CD का हम आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। और यही इस सवाल में कॉन्सेप्ट में पूछा गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा A प्लस में B और प्लस में CD। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। हमारा अगला सवाल ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका है, जो कि है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। यदि समरूप का कहने का मतलब है कि एक ही तरह दिखने में लगते हैं, जैसे कि ये हमने ले लिया और ये हमने ले लिया,
ये दोनों ही एक तरह से दिखने में लग रहे हैं, ये समरूप है, ठीक है, एक ही तरह के रूप वाले, ठीक है। अब क्या है, इसमें ए बी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी क्यू कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और इसके दोनों का एरिया का आपको अनुपात पूछा है या बटा में पूछा है। तो देखिए इसका अनुपात क्या हो जाता है, मैं एरिया का लिख देता हूँ, और ये एरिया को ए आर से आप लिख सकते हैं, ए आर त्रिभुज में ए बी सी और बटा में ए आर, फिर त्रिभुज पी क्यू आर। इसका जब हम बटा में निकालते हैं तो हमें जो भी भुजा दी हुई होती है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें एक भुजा दिया हुआ है ए बी, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और हमें दिया हुआ है पी क्यू, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना दिया हुआ है 5 और पी क्यू 3, दोनों का स्क्वायर करना है, ये हमारा 25 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है कि जब हमको एरिया को बटा में लिखना है तो हमें क्या करना है, इसकी जो भी भुजा दी हुई होती है उसका स्क्वायर करके हम, और देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए ए बी सी पी क्यू आर, तो ये जो भुजा है इस भुजा के साथ बटा में आएगा। ऐसा नहीं कि आप इस वाले को रख दीजिएगा, इस भुजा को इसी भुजा के साथ आप बटा में रखिएगा और तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और आखिरी सवाल हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है कि 4.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोनों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले शीर्ष काटे जाते हैं। इस प्रकार बने अष्टभुज की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे हमने ये एक वर्ग ले लिया और इस वर्ग से 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, यहाँ से काट लिया, तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक है, ये एक है, ये एक, ठीक है। तो अब ये कितना बन गया, पहले एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, मतलब 8 भुजाओं का ये अष्टभुज बन गया। तो अब देखिए ये त्रिभुज क्या होता है 90 डिग्री, तो ये 1 1, तो ये हमारा कितना निकलेगा √2। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इस प्रकार बने जो अष्टभुज है इसकी परिधि और क्षेत्रफल। परिधि यानी कि परिसीमा, तो हम लिख लेंगे परिसीमा बराबर, अब देखिए परिसीमा तो हमको ऐसे ही मालूम है, ये हमें पूरा दिया हुआ था 4.5, जिसमें से हमने एक इधर से घटा दिया, यानी कि 2 घटा दिया, तो अब ये 2.5 का बन गया, यानी इसकी लंबाई जो है वो 2.5 है। तो देखिए 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई होगा हमारा 2.5 का, और फिर 4 से ही मल्टीप्लाई होगा ये √2 का, यानी कि हम प्लस में √2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 प्लस में 4 √2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला क्या निकला, हमारा परिसीमा निकला। ठीक है, और इस तरह से देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो कि ये दिया हुआ है, यानी कि 10 प्लस में 4 √2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, और अब जब हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल से हम इन चारों समकोणों का क्षेत्रफल को माइनस कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा अष्टभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए ये पूरा वर्ग है हमारा 4.5, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए, और हमारा समकोण का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी कि 1 × 1, और ये हमारा कितने हैं, ये हमारे टोटल हमारे 4 हैं। ठीक है, तो हम इसे भी माइनस कर लेंगे। अब देखिए इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारा आ जाता है 0.25, और ये अगर हम करते हैं तो ये हमारा 1 आ गया, 1/2, और 2 से जब इसको डिवाइड किए तो हमें 2 ही मिला। तो अब यहाँ से हम घटाएंगे तो 18.25, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें दोनों ही आंसर पता चल गए। ठीक है, हम चाहते तो पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर निकल जाता। तो हम एग्जाम में क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन को भी हम देख लिया करेंगे ताकि हमारी मेहनत कम हो जाए। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि एक ही क्लास में आपके चैप्टर के हर एक पहलू को छू सकूं और मैं यही कोशिश करता हूं कि हर एक तरह के सवाल आपको बोर्ड पे मैं बनवा सकूं। इसमें आप अगर फॉर्मूला कहिएगा कि फॉर्मूला भी आप नहीं लिखवाते हैं तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला तो आपको हर एक किताब में मिल जाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन को डील करने का सही तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है आसान तरीकों में। आप यूनिट डिजिट का मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आप ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आप ऑप्शन को रीड कीजिए ताकि आपकी मेहनत और कम हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों या दोस्त साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए।